नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी आप बड़े कम समय में आपने जिस तरह से स्टार्टअप मंत्र को अपना प्यार दिया है, उसके लिए सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बिग बिग थैंक यू। जी हाँ, स्टार्टअप मंत्र यानी स्टार्टअप की दुनिया का एक ऐसा शो जहां पर हम बेहद आसान भाषा में आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम की बारीकियों को बताते हैं। यही नहीं, हमारी कोशिश होती है कि आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंस्पायर करें और इसके साथ ही जो टेक्निकल जो इसके पूरे पहलू हैं उसको भी डिकोड करके आपके सामने रखें। तो हर हफ्ते हम लेकर आते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड का पूरा संसार और इसके साथ ही आपको बताते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड की बड़ी खबरें। आज भी होगा कुछ खास शो में। और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की ओर आगे बढ़ें, सबसे पहले मैं रुख करूंगा मेरे सहयोगी शरद का, जो कि ले आए हैं इस हफ्ते स्टार्टअप वर्ल्ड की क्या हलचल है। जी शरद, बताएं आखिर स्टार्टअप जगत में कौन सी बड़ी खबरें इस हफ्ते छाई रही। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है स्टार्टअप मंत्रा में, जहाँ पे मैं जो हूँ बहुत अहम जो स्टार्टअप के न्यूज़ फ्लोज रहते हैं उसको लेके आता हूँ। और ऑफ कोर्स अभी जो है सीज़न आईपीओ का है। अगर क्लास ऑफ 2024 की मैं बात करूँ तो इक्सिगो और गो डिजिट इंश्योरेंस जैसे कंपनीज जो स्टार्टअप्स थे वो आईपीओ में ऑलरेडी लिस्ट हो गए, लेकिन 3 और स्टार्टअप्स आए हैं बड़े बड़े पैमाने पे, जो तीनों की जो है आईपीओ की घोषणा की गई है। सबसे पहले ऑफ कोर्स फर्स्ट क्राई की आईपीओ की है। यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स महिंद्रा ग्रुप और सॉफ्ट बैंक बैक्ड कंपनी है। लगभग 4,200 करोड़ का आईपीओ रहने वाला है। 6 अगस्त को खुलेगा। प्राइस बैंड रहेगा 440 से 465 रुपये प्रति शेयर का। तो ऑफकोर्स इन दोनों स्टार्टअप्स को तो ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। इसके अलावा यूनिक कॉमर्स एक टाइप से B2B SaaS स्टार्टअप है। और ऑफ कोर्स स्नैपडील की जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने भी जो है इसमें स्टेक लिया है। लगभग 300 करोड़ का आईपीओ रहेगा, 277 करोड़ टू बी प्रिसाइज। अगस्त 6 को खुलेगा और इसका प्राइस बैंड 102 से लेकर 108 रुपये प्रति शेयर है। तो बहुत सारा आईपीओ एक्शन आ रहा है। और यही नहीं, एआई की फर्म एक फ्रैक्टल करके जो वन ऑफ द लार्जेस्ट अनलिस्टेड कंपनीज भी है, वो लगभग 400 से लेकर 500 मिलियन डॉलर यानी कि 3-3.5 हज़ार करोड़ का आईपीओ जो है रेज कर सकती है, जिसका जो वैल्यूएशन है वो $3 बिलियन यानी कि लगभग 24,000 करोड़ रुपए पे आ सकती है। तो बड़े बड़े आईपीओज आ रहे हैं स्टार्टअप स्पेस से। एंड ऑफ कोर्स लिक्विडिटी भी सकअप कर सकते हैं इतने बड़े आईपीओ के साइजेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा देखने के लिए। अब बात करते हैं, कुछ अर्निंग्स भी आई है कुछ स्टार्टअप्स के, कुछ लिस्टेड भी हो गए। कार्टरेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू 46% ग्रो किया और पैट में भी 69% का उछाल देखने मिला। आखिर में इंश्योरेंस देखो के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे IRDAI अप्रूवल आ गई है री इंश्योरेंस ब्रोकिंग सेक्टर में, जहाँ पे वो ब्रोकर की लाइसेंस अप्लाई किए हैं। तो ये अहम स्टार्टअप जगत के जो है न्यूज़ फ्लो है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस खास जानकारी के लिए। तो आपने जान लिया कि स्टार्टअप वर्ल्ड में आखिर बड़ी खबरें कौन सी थी, बड़ी डेवलपमेंट इस हफ्ते क्या नजर आए। अब चलते हैं अपने खास मेहमानों की तरफ। तो आज मेरे साथ दो स्टार्टअप के दिग्गज मौजूद हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं। मेरे साथ हैं कुणाल शाह, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं क्रेड के, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं। क्रेड अपने आप में एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा नाम बन चुका है जो हर किसी की जुबान पे है। इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक और अपने तरह का कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल लाइफ को बदलने वाला स्टार्टअप अनस्टॉप। जी हां, ये भी नाम आप परिचित हैं। और अनस्टॉप से आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, फाउंडर और सीईओ अंकित अग्रवाल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि कार्यक्रम के पहले हिस्से में यानी ब्रेक से पहले हम बात करेंगे कुणाल से और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अंकित से। सबसे पहले मैं कुणाल आपको शामिल करूंगा। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। हमें जरा अपने स्टार्टअप के बारे में अब बताइए कि क्या क्रेड मनी को लॉन्च करने की सबसे अहम जरूरत रही है, और जरा हमें बताइए किस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस कर रहे हैं, किस तरह के फीचर्स हैं और ये एक्सपीरियंस किस तरह से और ज्यादा अपग्रेड होने वाला है। हमने क्रेड मनी को एक कस्टमर सेगमेंट पे फोकस करके लॉन्च किया था कि जो एफ्लुएंट कस्टमर्स होते हैं उनके पास अ, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारे यूपीआई ऐप्स होते हैं, उनको बहुत सारे एसआईपी मैनेज करने पड़ते हैं, बहुत सारे लोन्स मैनेज करने पड़ते हैं। और हमने देखा कि क्रेड में जब हमने क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के लिए एक ऐप लॉन्च किया था, अ, उसके क्रेड के पहले मेंबर्स को काफ़ी तकलीफ होती थी कि रिमाइंडर्स क्रेडिट कार्ड के कब आएंगे, ड्यू डेट्स कब है,
ठीक से पेमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, फ्रिक्शनलेसली हो रहा है कि नहीं। और हमको लगा कि ये सेम चीज़ अगर हम अक्रॉस हर मनी बेस्ड ट्रांजैक्शन पे कर पाएं, एंड हमने क्या किया कि यही सेम इंसाइट को यूज़ करते हुए देखा कि यही मेंबर्स के सैलरी अकाउंट कहीं होता था और उनको कभी लोन कहीं और करना पड़ता था। इसलिए हमने एक सिंपल सा एक सोल्यूशन बनाया जिससे क्रेडिट मनी से आपको काफ़ी क्लियरली रिमाइंडर मिल सकता है कि अगर आपने यहाँ पे पेमेंट करना है तो आपके पास अकाउंट फ्यूज नहीं है, आपका कोई रिकरिंग ट्रांजैक्शन है तो आपने उसके लिए प्लान किया है कि नहीं किया है, या फिर आपका कोई डिविडेंड आने वाला था, कोई रिफंड आने वाला था कि आपने वो नोटिस किया है कि आपने आ गया कि नहीं आ गया। एंड अब आप सोचिए कि एक अपनी पर्सनल लाइफ में अगर कोई सीएफओ होता, कि आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल ऑफिसर आपका एक होता जो आपको बता रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो कंपनीज में होता है लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता है। इस वजह से क्रेडिट मनी को हमने लॉन्च किया, और इसलिए ये थोड़ा सा यूनिक प्रॉब्लम फॉर एफ्लुएंट कस्टमर्स है। हमको लगता है कि ये कस्टमर सेट को इस प्रोडक्ट्स में काफी वैल्यू मिलेगा। जी हाँ, पैसे से आपका रिश्ता और मजबूत से मजबूतर हो, क्रेड मनी और इनके फाउंडर की यही कोशिश है। और जरा हमें अपने कंपटीशन के बारे में बताइए कुणाल, किस तरह की प्रतियोगिता है, ये जो कंपटीशन है वो से किस तरह से आप देखते हैं, या थोड़ा modest होगा कि आप किसी तरह के कंपटीशन में बिलीव नहीं करते? क्रेड ने काफ़ी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, और काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। आज आज हमारा 5.5 साल 6 साल में हमने जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च किए उसमें हमने काफ़ी यूज़र का एंगेजमेंट देखा है, और हमने देखा है कि अ, ये कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से वैल्यू माइंडसेट काफ़ी दूर होता है। हमको लगता है कि हमें प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिससे हम खुश हो, हमारे टीम मेंबर्स खुश हो, और उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर वो ठीक से हो सकता है, देन ये वैल्यू हम बहुत सारे करोड़ों मेंबर्स को दे सकते हैं। एंड इसलिए हम ऐसा नहीं सोचते कि ये क्या है कंपटीशन वगैरह, हम सोचते हैं कि यार हम यही चीज पे फोकस कर रहे हैं, यही हमारे मेंबर्स हैं। हमको पूरे इंडिया के लिए नहीं बनाना है, हमको एक क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बनाना है जो इस कंट्री में 35 मिलियन के आसपास हों। उनके लिए ही प्रोडक्ट बनाते हुए हम ये माइंडसेट रखते हैं। एंड इसलिए हमने देखा है कि हमने जब भी इनके लिए प्रोडक्ट बनाया है, हमने कुछ इनके लिए डिफरेंट बनाया है जो उनके लाइफ के रिलेट कर पाए, ना कि के अक्रॉस इंडिया के यूजर्स के लिए। बिल्कुल, और यही शायद नए जमाने के नए स्टार्टअप का मूल मंत्र है कि वो खुद के विजन, खुद की सोच को कल के मुकाबले आज और बेहतर बनाते हैं और अपने जो स्टैंडर्ड हैं, पैमाने हैं, उनको और ज्यादा ऊपर लेकर जाते हैं। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और बहुत ही अहम बात जिसको मैं जानना चाहता हूं वो ये है कि एक अच्छा तजुर्बा आपको हो चुका है, फिनटेक इंडस्ट्री को आप देखते रहे हैं। ज़रा हमें बताइए कि यंग एंटरप्रेन्योर्स और इस फील्ड में जो स्टार्टअप में आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी, क्या मूल मंत्र देंगे आप? स्टार्टअप्स इजी नहीं होते। हमें जानना चाहिए कि फंडिंग के बावजूद 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। एंड बट अगर हम कंसिस्टेंटली हमारे कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करें, हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें, हम उनकी लाइफ को बेटर करें, अ, वही स्टार्टअप सक्सेसफुल होंगे, उनको ही काफ़ी रेवेन्यू मिलेगा, उनको ही काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। और हमारी कंट्री में ये नया फिनोमेना है, स्टार्टअप का फिनोमेना, और हमको लगता है कि एटलीस्ट हम काफ़ी अर्ली डेज में है, वेयर हमको लगना चाहिए कि ये कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, इनको वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं ठीक है, बट अगर हम फेलियर को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हम वापस कंट्री बन जाएंगे जॉब सीकर्स की, जबकि हमको कंट्री बनना है जॉब क्रिएटर्स की। और इसलिए अक्रॉस इकोसिस्टम हम हर धरवासियों को एक रिस्क और फेलियर का अप्रिसिएशन क्रिएट करना पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुणाल हमसे जुड़ने के लिए, और आपको, आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद यही करते हैं कि ये जो सफ़र है वो और ज़्यादा बेहतरीन बनता जाए, और मनी मैनेजमेंट का ये जो रिश्ता है लोगों का, ये और अच्छा हो, इसका अनुभव और लोगों का बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, फिलहाल स्टार्टअप मंत्र में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार अनस्टॉप के अंकित अग्रवाल को जोड़ेंगे और उनसे उनके कारोबार और आगे के पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र, और जैसा मैंने ब्रेक से पहले वादा किया था, अब जोड़ते हैं अनस्टॉप से अंकित अग्रवाल को, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं स्टार्टअप के। अंकित, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए, और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट और एक ऐसा स्टार्टअप जो शायद बहुत बड़ा फर्क भी पैदा कर रहा है। बड़े बड़े लक्ष्य भी आपने हासिल किए हैं। तो ज़रा इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए, किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह का कारोबार है, कैसे इसका विचार आया? देखिए, ये स्टार्ट हुआ था मेरे एमबीए कॉलेज से, आईएमटी गाजियाबाद। जब मैंने स्टार्ट किया था इसे एज अ ब्लॉग, क्योंकि जब भी आप एमबीए या कोई भी एजुकेशन कर रहे होते हैं, मुझे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का बहुत ज़्यादा शौक था। कॉम्पिटिशन्स कंपनीज या अलग कॉलेजेस कराते थे। बहुत बार मुझे ये पता चलता था कि जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आती थी, वो कंपटीशन की रजिस्ट्रेशन ही खत्म हो जाती थी, बिकॉज कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था नहीं उसकी इंफॉर्मेशन के लिए। और जब मैं कॉम्पिटिशन्स बोल रहा हूँ, ये हैकाथॉन्स, केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स, क्विजेस, ये सारे हैं जिनमें हम इंगेज करते हैं फॉर फॉर गेनिंग सीवी पॉइंट्स। तो तब मैंने ब्लॉग शुरू किया था। और अब उसको फिर पहले हमने ब्लॉग से 2017 में उसे एक प्रोफेशनल वेबसाइट में कन्वर्ट किया था, जहाँ पे हमने बोला था कि अब हम खुद जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं उस पे पब्लिश करना शुरू करेंगे एक इंफोमीडियरी वेबसाइट के थ्रू। और अब हम बोले जाते हैं अनस्टॉप के नाम से, जो कि एक पूरा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना दिया है, ताकि कंपनीज हमारे प्लेटफॉर्म पे ही ये सारे कॉम्पिटिशन्स और एंगेजमेंट एंड टू एंड करा पाए। एंड आज हमारे प्लेटफॉर्म पे 11 मिलियन से ज़्यादा बच्चे हैं, जो कि मतलब 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। 20,000 कॉलेजेस इंडिया से बच्चे हैं, और हमारे पास 800 से भी ज़्यादा ब्रांड्स इन बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। बहुत खूब अंकित, और वाकई ये समझने की आवश्यकता है कि टैलेंट और टैलेंट को हायर करने वाले, अगर उनका संगम एक जगह हो जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। चलिए अंकित, हमने आपके स्टार्टअप के काम को तो समझ लिया, लेकिन जरा अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं। काम कैसे करते हैं आप लोग? टैलेंट कैसे जुड़ता है? कंपनियां किस तरह से जुड़ती हैं? जरा इसको डिकोड करना चाहेंगे हम। इसको जरा आसान भाषा में बताएं। देखिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। होता क्या है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, पहले वो समझते हैं, उसके बाद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। देखिए, जब बच्चा किसी भी यूजी या पीजी कॉलेज में जाता है डिग्री लेने के लिए, वो डे वन से ही अपने रिज्यूमे को बिल्ड करना शुरू करता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्क्स के अलावा रिज्यूमे पे जनरली लोगों के पास कुछ होता नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े प्रीमियम कॉलेजेस, लेट्स से आईआईएम्स में भी और आईआईटीज में भी, सीवी पे सबके ऑलमोस्ट सेम मार्क्स ही होते हैं, है ना। तो वो बच्चा डे वन पे अनस्टॉप ज्वाइन करता है, ताकि अनस्टॉप पे उसे अपॉर्चुनिटीज मिले, ताकि वो किसी भी कंपनी में जो उनके ड्रीम एम्प्लॉयर्स होते हैं, जैसे amazon, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, रिलायंस, टाटा, एचयूएल, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, वो उनसे इंगेज कर पाए, देख पाए कि उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में, उस जॉब प्रोफाइल में क्या काम होता है, क्या वो मेरे लिए सही भी है या नहीं है। और अगर उनसे इंगेज करता है थ्रू हैकाथॉन्स, कॉम्पिटिशन्स और तो और उसमें परफॉर्म अच्छा करता है, तो उसे सीवी पॉइंट भी मिल जाता है, ताकि वो अपना पूरा सीवी बना पाए उस पूरे 3 या 4 साल। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे वो डे वन ऑफ
उसका यूजी और पीजी प्रोग्राम को ज्वाइन करता है अनटिल जब तक उस वो अपनी किसी पहली नौकरी पे ज्वाइन नहीं कर जाता। वो जो पूरा है उसमें वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हमेशा रहता है, अपने ज्यादा से ज्यादा कंपनीज में एंगेज करता है। क्योंकि होता क्या है कि कंपनीज भी अ, सारे कॉलेजेस सारे स्टूडेंट्स को रीच आउट नहीं कर पाती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वॉलमार्ट दुनिया की बहुत ही बड़ी कंपनी है। उसने जब अपनी हायरिंग शुरू की थी, उसने शुरू की थी आईआईटीज और एनआईटी से, फिर भी वो अपने हायर नहीं कर पाए थे सारे, और वो सारे कॉलेजेस जा नहीं सकते थे, सारे बच्चों को रीच आउट कर नहीं सकते थे। मैं उनको चाहिए था फीमेल कोडर्स, जो महिलाएं हैं जो कोड करती हैं, उनको उन्हें रिक्रूट करना था। तो हमारे थ्रू वो करीबन 1 लाख फीमेल कोडर्स तक पहुंच पाए, रजिस्टर किया उन उन लोगों ने, और करीबन 200 से भी ज्यादा को उन्होंने हायर किया है इन इन अ फ्यू मंथ्स और सो। एंड उसके बाद अगर आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे, आप सोचिए कि एक फीमेल कोडर टियर 3 इंस्टीट्यूट में, टियर 4 सिटी में बैठी है, उसके कॉलेज में तो कभी वॉलमार्ट आती भी नहीं, तो उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनके सपनों को सच करने के लिए। तो हम दोनों को, कंपनीज और बच्चों को, अपने प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करा रहे हैं। अंकित, तमाम करियर अगर डायमेंशंस को हम देखें तो उसमें आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोर बहुत सुनाई दे रहा है, और दो तरह के नैरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक नैरेटिव है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साहब नौकरियां खा जाएगा, मतलब ये एक बड़ा आम नैरेटिव हो गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां खा जाएगा। दूसरा नैरेटिव ये है जो आमतौर पे टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन से जुड़ा होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है तो हो सकता है कि कुछ जॉब हैम्पर हों, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जॉब वो क्रिएट करेगा। आप किस में बिलीव करते हैं? देखिए, मैं, मेरे लिए तो जो आपने बाद में बोला वो ही मायने रखता है, और मुझे लगता है कि वो ही आगे बढ़ेगा। कोई भी रेवोल्यूशन अगर आया है आज तक दुनिया में, है ना, आप ये देखेंगे कि हर बार कोई ना कोई, कभी हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, फिर पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी रेवोल्यूशंस वगैरह कहीं आए हैं। हमेशा ये जरूर है कि कुछ तरीके की जॉब्स हमेशा चेंज हो जाती हैं, लेकिन उसकी वजह से, जो वो चेंज है उसकी वजह से बहुत सारे और जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यही कर रहा है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद में ही बहुत बड़ा है और बहुत नया है अभी, वो भी इवॉल्व होगा। और उसको समझाने के लिए, उसे बताने के लिए कि भाई आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्या कर सकता है, बहुत लोग चाहिए होंगे जो खाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम करें। और वो चीजों में आपकी स्किल सेट अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अगर पहले आप खाली कोड करने को अच्छा मानते थे, तो आज कोड ही नहीं, आज आप कैसे एआई को यूज भी कर रहे हो कोड करने के लिए ही, वो भी आपका चेक होगा। तो आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी। बट मुझे नहीं लगता कि नेट नेट जॉब लॉसेस ज्यादा होंगे। इवेंचुअली नेट जॉब ज्यादा क्रिएट होंगी। बस हमें एज ह्यूमन बीइंग्स, एज स्टूडेंट्स या एज कैंडिडेट्स, हमें ये देखना है कि बार बार हमें अपने आप को रीस्किल करते रहना है, ताकि हम इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट बने रहें। बिल्कुल, तो बहुत क्लियर बात उन्होंने कही कि वो ये वरदान और अभिशाप टेक्नोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं। उनका मानना है कि कोई भी एवोल्यूशन जो होता है वो एक तरह का फर्क ही पैदा करता है, वो बेनिफिट ही देता है। चलिए, अब हम आपके कारोबार में और थोड़ा अंदर समझने की कोशिश करें, तो हमें बताइए कि किस तरह के ट्रेड पे या किस तरह के स्टूडेंट्स पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं, किस तरह के प्रोफेशनल्स पर आपका फोकस ज़्यादा है, या आप हर तरह के स्टूडेंट्स को अपने इस प्लेटफॉर्म में शामिल करते हैं? देखिए, हम शायद एक ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, और शायद स्टूडेंट कम्युनिटी में इकलौते ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो डोमेन एग्नोस्टिक हैं। मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप इंजीनियर हो, एमबीए हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, हमारे प्लेटफॉर्म पे हर तरीके की अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे
मैं आपको बता दूं, मैंने आपको वॉलमार्ट का एग्जांपल दे दिया था जो कि एक इंजीनियरिंग के लिए था, और वो भी खाली महिला इंजीनियरिंग और महिला कोडर्स के लिए था। ऐसे ही फ्लिपकार्ट एक और अपॉर्चुनिटी करता है जो सारे इंजीनियर्स को वो कनेक्ट करना चाहता है। ऐसे ही अमेजॉन खाली एमबीए स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी करता है, अमेजॉन यूनिलीवर, जहाँ पे वो चाहते हैं कि उनके साथ मार्केटियर्स या फिर जनरल मैनेजमेंट ग्रेड्स या फिर लीडरशिप जुड़ पाए। वहीं पे आपके कुछ और कैंपेन्स आ जाते हैं जो खाली यूजी स्टूडेंट्स को देखना चाहते हैं जो आर्ट्स कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं। एंड फाइनली ऐसे एम्प्लॉयज भी होते हैं जैसे टाटा सन्स है जो हमें इंगेज करता है, जहाँ पे वो किसी भी बच्चे से किसी भी कॉलेज में कुछ भी वो कर रहा हो, जब तक वो फुल टाइम स्टूडेंट है, वो टाटा सन्स के इस कैंपेन में या इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकता है, अपनी स्किल्स दिखा सकता है, और अगर उसने स्किल्स अच्छी लगी तो टाटा सन्स उनको रिवॉर्ड भी करेगा और फाइनली इंटरव्यू ऑफर्स दे देगा टू बी अ टास्क मैनेजर। तो हर चीज का होता है, और इसीलिए आज हम 11 मिलियन और या 1 करोड़ 10 लाख बच्चों पे बैठे हैं 20,000 कॉलेजेस से। अंकित, मेरा आखिरी सवाल आपसे थोड़ा क्रिटिकल होगा। जो मुझे इंडस्ट्री से भी फीडबैक मिलता है कि फला कोई कंपनी है, उसे स्किल्ड लोग चाहिए, उसे स्पेसिफिक टैलेंटेड लोग चाहिए, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद भी उसे जो चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा है। टैलेंट है, लेकिन टैलेंट सही जगह पहुंच नहीं रहा है। कैसे फिल्टर किया जाए इसे? देखिए, अगर आप हिंदुस्तान में देखेंगे आज की डेट में हमारे पास 4 करोड़ बच्चे किसी फॉर्मल यूजी एंड पीजी एजुकेशन में हैं, और यही 4 करोड़ 10 करोड़ हो जाता है अगर आप आईटीआईज और वोकेशनल सेंटर्स को इंक्लूड कर देते हो जो गवर्नमेंट रन करती है। और ऐसे ही लाखों में कंपनीज हैं जिन्हें इन्हीं कैंडिडेट्स को जॉब देनी होती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हम सही बच्चे को सही कंपनी से कनेक्ट नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि कंपनीज सारे बच्चों पे नहीं जा पा रही हैं और बच्चे भी सारी कंपनीज पे नहीं जा पा रहे हैं। अभी हम जैसे 1 करोड़ से ज्यादा लोग हम पे रजिस्टर्ड हैं, पूरी ऑडियंस आपकी 10 करोड़ है। सबसे पहले तो मैं उस 10 के 10 करोड़ को अपने अनस्टॉप पे डालना चाहूंगा, और सारी कंपनीज जो कि इंडिया में है उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे डालना चाहूंगा ताकि मैं इन दोनों को कनेक्ट करा दूं। और 2-3 साल में हमारा एम ये है कि हम दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इंगेजमेंट हायरिंग प्लेटफॉर्म बन जाएं अर्ली टैलेंट में, ताकि यूएस यूरोप कहीं पे भी कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश्ड है, वो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बच्चा हो उससे कनेक्ट कर पाए, उसका स्किल देख पाए, और अगर उसे स्किल मैच होता है तो उसे हायर कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत तक करते हुए। और मेरे ख्याल से जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स या करियर प्रोफेशनल्स इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, उनके बड़े काम की बात आपने बताई है। और मेरे ख्याल से इस तरह के प्लेटफॉर्म्स एक बहुत बड़ा बदलाव पैदा कर रहे हैं। तो आज की चर्चा में हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग स्टार्टअप एक बड़ा, जो कहते हैं ना, बिग पिक्चर देख रहे हैं, और वो एक लक्ष्य हासिल करते हैं तो दूसरे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। स्टार्टअप की दुनिया इसी तरह से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस लेकर आ रही है जो पहले नहीं थी। आपने देखा आज की चर्चा में हमारे दो दिग्गज स्टार्टअप ने किस तरह से बताया कि वो किस तरह से बड़े बड़े जो सॉल्यूशंस है वो दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। स्टार्टअप मंत्र को लेकर आपके कोई सुझाव हैं, आप किसी बारे में जानना चाहते हैं, तो YouTube के कमेंट सेक्शन में जाकर आप पोस्ट कीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से उन कमेंट्स को पढ़ता हूं और मैं उन चर्चाओं को, उन सलाहों को शामिल करता हूं। बहरहाल, आप सभी ने इस शो को समय दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।